नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, जो कि दोस्तों इस समय दिसंबर एग्जाम में आपके पेपर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों काफी ज्यादा प्रश्न आपको इस पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो कि डीजीटी के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है वही है। ठीक है, तो इसमें से काफी ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे नंबर प्राप्त करिएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, और कोई भी अगर लड़का ऐसा है जो कि 2026 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए भी दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, ओवर वोल्टेज रिले में जो पिकअप वोल्टेज होता है दोस्तों, यह रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज होता है। ठीक है, और देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि एनटीसी रजिस्टर्स का पूर्ण रूप क्या है। तो एनटीसी रजिस्टर का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका रहता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। ठीक है, ऐसे एक होता है पीटीसी, तो वो रहता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त डी आईएन रेल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए डी आईएन रेल का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि बिना स्क्रू के कंट्रोल एसेसरीज को माउंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न कहा गया कि थ्री फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो देखिए थ्री फेज कंसेंट्रिक वाइंडिंग का जो अवगुण होता है ये रहता है कि एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता होती है। ठीक है, पांचवा प्रश्न यहाँ पर कहा गया जैसे कि नीचे दिखाया गया अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको अल्टरनेटर दिखाया गया है, यह अल्टरनेटर आपका ब्रशलेस अल्टरनेटर का फिगर दिया गया है। ठीक है, तो ये ब्रशलेस अल्टरनेटर का फिगर है। छठा प्रश्न कहा गया कि यदि किसी अल्टरनेटर का फील्ड एक्सिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए अगर किसी अल्टरनेटर का फील्ड एक्सिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो आपका प्रिवेंट फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट, विचुंबकन प्रभाव को रोकता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए थ्री फेज डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या प्रति कला प्रति पोल की गणना करने का क्या है। तो वो है आपको 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक पोल्स में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोल्स में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है कि ओवरहेड लाइन पर इंसुलेटर होल्ड करना। नौवां प्रश्न यहाँ पर कहा कि उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो दोस्तों आपको उपकरण दिखाया गया है, यह उपकरण दोस्तों कहलाता है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर। तो ये है आपका दोस्तों एक्सटर्नल ग्राउलर। 10वां प्रश्न यहाँ पर कहा है जनरेटर द्वारा कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए जनरेटर के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है जनरेटर के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 11 नंबर का प्रश्न है कि स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए दोस्तों हम लोग इंटरनल ग्राउलर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि थ्री फेज मोटर में दो या अधिक निश्चित सिंक्रोनस स्पीड दे सकता है। तो गति नियंत्रण में जो विधि थ्री फेज मोटर में दो या अधिक निश्चित सिंक्रोनस स्पीड दे सकता है वो रहता है आपका बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल की संख्या को बदल करके। 13 नंबर का प्रश्न है कि सिंक्रोनस मोटर का अनुप्रयोग क्या है। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर का जो अनुप्रयोग है यह कि पावर फैक्टर कैरेक्टर के रूप में सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न कर रहे हैं एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। तो देखिए एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में जो प्रभाव होता है वह आपका इंक्रीज होता है। दोस्तों देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि दोस्तों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम की, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा। प्ले स्टोर पर दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव सेंटर जो एप्लीकेशन है इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं। ये तो मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ इसलिए इसको ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग करेंगे तो आप लोग एंड्रॉइड वर्जन में आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस ईयर का एक जो भी ये पेपर मैं करा रहा हूँ आप लोग इसको वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बस वहां पर आपको नीचे जाना है, प्रीवियस पेपर का एक सेक्शन मिलेगा। देखिए जैसे ये जो विंडोज है तो आप लोग ये वेबसाइट ऊपर लॉगिन करके भी आप लोग इस पर
कोर्स तक पहुंच सकते हैं फ्री में। यहाँ पर देखिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कॉस्मेटोलॉजी, हर ट्रेड के यहाँ पर प्रीवियस पेपर वाले सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए जो कोर्स है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर होम पेज पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का है और यहाँ पर और सभी ट्रेड का यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दिया गया है और देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दिया गया है, मॉक टेस्ट है ये। और यहाँ पर देखिए ये पूरा ट्रेड थ्योरी दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जा करके दोस्तों ये सब टेस्ट सीरीज है दोस्तों मात्र 25-25 रुपए में, ज्यादा आपको महंगा भी नहीं दिया गया है। ठीक है, बहुत मिनिमम प्राइस रखा गया है ताकि हर कोई स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो आप लोग जाके यहाँ से ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, बाकी जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है आपका ITI NCVT ग्रुप। ठीक है, तो ITI NCVT ग्रुप, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और ITI से संबंधित जो भी रहते हैं दोस्तों सारा का सारा अपडेट यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि VF ड्राइव में IGBT क्या है। तो देखिए VF ड्राइव, अच्छा दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी छात्र ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ वो निम्मी का PDF अगर अच्छे तरीके से पढ़ के पास होना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए मोर वाले ऑप्शन पर जाइएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टडी नोट्स का सेक्शन। ठीक है, स्टडी नोट्स वाले एप्लीकेशन पर जाएंगे, वहां पर भी स्टडी नोट्स का सेक्शन मिलेगा। वहां पर हर ट्रेड का दोस्तों फ्री और पेड दोनों PDF आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्री भी दिए गए हैं और यहाँ पर पेड भी हैं। तो पेड वाले में अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र 20-20 रुपए में ये सभी ट्रेड का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिस भी ट्रेड का आप अपना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जैसे ये देखिए इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का यहाँ पर है, तो आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अच्छे तरीके से इसको टिक करके आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और आप उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। देखिए VF ड्राइव में IGBT क्या है। तो देखिए VF ड्राइव में दोस्तों IGBT जो होता है ये आपका इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है। अब 16 नंबर का प्रश्न है कि किस मोटर में यह विशेषता वक्र है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये देखिए स्पीड और टॉर्क के बीच में जो संबंध में ये रहता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का रहता है, इस तरीके से आपका कर्व आता है। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि कंडक्टर का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। तो कंडक्टर का चयन करने के लिए जो मानदंड होता है ये आपका आपूर्ति वोल्टेज और लोड के प्रकार का मापदंड होता है। ठीक है, कह रहा है 1440 RPM पर घूर्णन कर रहे 7.5 हार्स पावर स्क्वायरल केज मोटर द्वारा निर्मित बल घूर्णन न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। ये आपका आएगा 36.6 न्यूटन मीटर। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कंडक्टर के भाग का नाम बताइए। तो ये जो कंडक्टर आपको दोस्तों दिखाया गया है यह कंडक्टर कहलाता है आपको प्रोटेक्टिव हाउसिंग। तो प्रोटेक्टिव हाउसिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है किसी ड्राइव में VF अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। तो किसी ड्राइव में VF अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि सभी गति पर रेटेड टार्क बनाए रखने के लिए। ठीक है, 21 नंबर का प्रश्न करें किस हानि को कॉपर लॉस कहा जाता है। देखिए जिस हानि को कॉपर लॉस कहा जाता है वो आपका रहता है वेरिएबल लॉस। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्टेपर मोटर का फायदा क्या होता है। देखिए स्टेपर मोटर का फायदा ये होता है कि बहुत कम गति से चल सकता है आपका स्टेपर मोटर। ठीक है, अब कह रहे हैं जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है DC जनरेटर का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों आपको DC जनरेटर दिखाया गया है ना, ये DC जनरेटर आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहलाता है। तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 24 नंबर का प्रश्न करें किस प्रकार के DC आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच से अधिक होती है। तो जिस DC आर्मेचर वाइंडिंग में फ्रंट पिच बैक पिच से अधिक होती है वो आपका रहता है रेट्रोगेटिव वाइंडिंग। तो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण स्टेज क्या है। तो साधारण इन्वर्टर में जो महत्वपूर्ण स्टेज होता है यह आपको ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसफार्मर, आउटपुट स्टेज होता है। 26 नंबर का प्रश्न करें कि ऑफ लोड स्थिति में कौन स्विच संचालित है।
तो ऑफ लोड स्थिति में जो स्विच संचालित होता है वह आपका रहता है आइसोलेटिंग स्विच। 27 नंबर का प्रश्न है सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाब का उपयोग क्या है? तो सीआरओ में टाइम बेस्ड कंट्रोल स्विच या नाब का जो उपयोग रहता है वो रहता है स्वीप स्पीड को सिलेक्ट करना। ठीक। 28 नंबर का प्रश्न है किसी अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का फार्मूला क्या है? तो किसी अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का जो फार्मूला होता है वो रहता है आपका कि E इक्वल टू 4.44 KD KC FT m। 29 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनत की आवश्यकता होती है? तो प्रवर्धन के लिए यानी कि एम्प्लीफिकेशन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का जिस प्रकार के अभिनत की आवश्यकता रहता है वो रहता है आपका बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है ऑसिलेटर के फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। अब 31 नंबर का प्रश्न करें कौन सी मोटर में आधी कॉइल वाइंडिंग होती है? तो जिस मोटर में आधी कॉइल वाइंडिंग होती है वो रहता है आपका सीलिंग फैन। यहाँ पर सीलिंग फैन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है 32 नंबर का यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए यूनिट जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो मुख्य कार्य रहता है वो रहता है आपका रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। 33 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कह रहा है भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा होता है? तो भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का फायदा ये रहता है कि दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर 35 नंबर का यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चित्र में दिखाया गया एसी सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? तो एसी सिंगल फेज मोटर का दोस्तों ये जो आपको दिखाया गया है ये कहलाता है दोस्तों आपका वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। 35 नंबर का प्रश्न कर रहे हैं कि थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए जो स्टार्टर यूज करते हैं वो हमारा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है। 36 नंबर का प्रश्न करें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सब स्टेशन को जो विद्युत लाइन जोड़ती है वो रहता है आपका फीडर। 37 नंबर क्वेश्चन है सर्किट में दिखाया गया स्टेट का टेस्ट का नाम क्या है? तो ये जो सर्किट टेस्ट दिखाया गया है दोस्तों ये आपका ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट कहलाता है। तो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग के बीच इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है? तो ये रहता है दोस्तों आपका 90 डिग्री। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर इसका मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर इसका घात कितना होगा? 1 होगा। तो 1 2 3 3 6 4 10 तो 1 का पावर यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों जिनको भी लेना है पीडीएफ वो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव सेंटर यहाँ पर जो लिखा है इसी नाम से प्ले स्टोर पर जरूर सर्च कर लें। ठीक है। तो देखिए लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है? तो देखिए लंबाई में परिवर्तन को दोस्तों हम लोग डीएल से दर्शाते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप क्या है? तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो विस्तारित रूप होता है वो रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चौथा प्रश्न ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है। तो ये हो गया। पांचवा प्रश्न है विकृति की इकाई क्या है? तो देखिए विकृति क्या होता है इसका कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये आपका रेशियो होता है। क्योंकि देखिए जैसे किसी की लंबाई में यहाँ पर आपको अगर विकृति निकालना है तो प्रारंभिक लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई कर देते हैं तो वहां पर लंबाई कट जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका रेशियो का कोई भी अनुपात या यूनिट नहीं होता है। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किससे दर्शाते हैं? तो प्रिंसिपल को पी से दर्शाते हैं, इंटरेस्ट को आई से, ईयर को एन से, रेट को कैपिटल आर से। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आपको 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहा है यहाँ पर 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है? तो 250 वोल्ट से जो कम वोल्टता होती है वह लो टेंशन कहलाती है।
दूसरा प्रश्न है मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम लोग स्टेटर का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि विच इज ए सिंबल ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर का प्रतीक क्या है? ये गैल्वेनोमीटर का है, ये आपका ओम मीटर है, ओम का है, ये आपका डीसी मोटर है। ये देखिए ये चिन्ह है, आपका एक लाइन बन गई तो आपका डीसी हो गया, ये हमने लिख दिया डीसी मोटर हो गया। ये देखिए एसी का सिंबल है तो एसी मोटर का ये सिंबल हो गया। चौथा है कि एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली स्टैटिक मशीन कौन सी है? तो देखिए एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने वाली जो स्टैटिक मशीन होती है वह आपका ट्रांसफार्मर होता है। इस प्रत्येक चिन्ह का नाम बताना है। तो ये जो प्रत्येक चिन्ह है दोस्तों, यह आपका एसी का चिन्ह दिया गया है। ठीक है। छठा प्रश्न है विच पार्ट रेगुलेट द हीट इन ऑटोमेटिक आयरन? कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है? तो रहता है आपका थर्मोस्टेटिक स्विच। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। कह रहे एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उद्यमी बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है कौन सी स्थिति लोगों को एक टीम के रूप में मिलकर अच्छा काम करते हुए दिखाती है? ये रहता है एक समूह जो विचार साझा करता है और दूसरे को सुनता है। तीसरा प्रश्न है कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं? तो व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का मिश्रण हो चुका है। चौथा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति घर पर बने उत्पाद बेचना चाहता है तो उससे व्यवसाय बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो दुकानदारों को खोजना होगा और उनके साथ मार्केटिंग संबंध स्थापित करना होगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य क्या है? जहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, SIDH पोर्टल। ठीक है। उसी की बात यहाँ पर कहा गया है, स्किल इंडिया डिजिटल हब वाले प्लेटफॉर्म की बात। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है। छठा प्रश्न है कौन सी एक सुव्यवस्थित रिज्यूम के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है? तो यह कि सरल डिजाइन और पढ़ने में आसान शब्द। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है सातवां कि फिटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्न में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी? तो ये रहता है दोस्तों फिटर पद हेतु आवेदन आपका नाम। आठवां प्रश्न कार्यस्थल पर शिष्टाचार यानी कि एटिकेट क्या है? तो ये है कि उचित व्यवहार और कार्यस्थल व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म। कार्य नैतिकता क्या है? तो काम का नैतिक मूल्य। ठीक है, कार्य नैतिकता कहलाता है। उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करिए। तो देयर इज ए, यहाँ पर हो जाएगा बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। यहाँ पर हो जाएगा देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। 12 नंबर का प्रश्न है नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को किसके माध्यम से पढ़ना आसान होना चाहिए? तो नौकरी के लिए आवेदन करते समय कवरिंग लेटर को पढ़ने ये हो रहता है आपका टेक्स्ट को छोटे छोटे पैराग्राफों में विभाजित करके पढ़ने से आसान हो जाता है। ठीक है। आपके YouTube वीडियो पर टिप्पणी का जवाब देने का कारण है तो जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। तो देखिए दोस्तों, काफी सारे लोगों का कल कमेंट आया था कि सर जो आपने प्रीवियस ईयर का पेपर कराया है उससे मेरे लगभग 50 क्वेश्चन लगभग फंस चुके थे, 50-55 बता रहे थे। ठीक है। तो आप लोग इसलिए दोस्तों ये मैं डाल रहा हूँ, अन्यथा मैं नहीं सोचा था कि इसको भी डालूंगा। ठीक है। लेकिन कमेंट आने लगा, मैं सोचा अच्छा कुछ लोगों को हेल्प हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डाल दिया। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का मैं डाला नहीं था, लेकिन सोचा इस समय डाल दूं। किसी ऐसे संगठन में जहां सभी कर्मचारी कुशल हों और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हों, परिणाम क्या होगा? तो वो अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट होगा। आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और जोड़ते रहें। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों आपका वेब ब्राउजर। 16 नंबर का प्रश्न है जब हम अपनी आवाज का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो जब हम अपनी आवाज का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए करें जब आपकी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक लीडर के रूप में काम कर रहे हैं
देखिए गिग वर्कर का कौन सा वर्णन करता है, गिग इकोनॉमी का गिग का वर्णन कौन करता है, तो यह आपका एक विशिष्ट टास्क है या प्रोजेक्ट। टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा और कील ये सब क्या है, तो ये सब दोस्तों नेमिंग वर्ड है। 20 नंबर का प्रश्न है, यदि आप लोगों के लिए कोई नया ऐप बना रहे हैं तो उसे टेस्ट करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि यह देखने के लिए कि लोग आप इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसे बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न क्या है, एक रेस्तरां मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, तो उसे कस्टमर से बात करना, अधिक प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव करना और फीडबैक मांगना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 22 नंबर का प्रश्न है कि गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए गूगल पर जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग किया जाता है। काम के स्थानांतरण का अर्थ क्या है, तो नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। 24 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ क्या है, तो ग्रीन प्रैक्टिस का अर्थ है कि किराने का सामान खरीदने के लिए कपड़े का बैग लेकर जाना ग्रीन प्रैक्टिस कहलाता है। यानी कि आप ग्रीन प्रैक्टिस में हैं, यानी कि आप प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं। जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट ये सब किसका उदाहरण है, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। जिनको पीडीएफ लेना है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों ITI NCVT टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों प्ले स्टोर से ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन है इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।